कैसे हैं आप? कैसा लगा अंकित सर के बगैर इतना इतना दिन, इतने साल आपने निकाल दिए मेरे बगैर? हाँ, कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था कि चलो साला गया जिंदगी से। अरे कुछ तो बोल दो। नहीं बोलोगे? चलो खैर। सो सबसे पहले तो आप सभी को, सबसे पहले आप सभी को, सर आपको छोड़ के कहाँ चले गए थे? छोड़ के कहीं नहीं गए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ जिंदगी भर रहेंगी। और मुझे मालूम है जितने भी बच्चों ने क्लास पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, उन सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा ही होगा। तो इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो पढ़ चुके, अल्लाह का नाम लो, भगवान का नाम लो, खुदा का नाम लो। ठीक है ना? और क्या कहते हैं, एकदम तरीके से आप जाइए और पेपर को अटेम्प्ट करिएगा। दैट्स ऑल। ठीक है ना बच्चों? और जेई बनने के बाद मुझे भूल मत जाना, मुझे याद रखना। हम एई के बैच में आपको पढ़ाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं मैं जितने भी एई के बैच में आप लोगों को पढ़ाऊं वो सब जेई बन के ही मेरे पास हैं। पहले जेई बनाऊंगा फिर एई बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन पहले जेई बन जाओ, आराम से पेपर दो। अंकित को ना भूलना और ना मैं भूलने दूंगा। ठीक है ना? और मुझे मालूम है आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। यू आर वेरी डेडिकेटेड पर्सन। ठीक है, तो आराम से आप लोग क्वेश्चन करें, आराम से पहले भी पहले क्वेश्चन को पढ़ना। जल्दबाजी में क्वेश्चन को मत करना। ठीक है ना? जल्दबाजी में क्वेश्चन को मत करना। मैं आप जब भी मुझे एई के बैच में मिलेंगे, आप जब भी मुझे एई के बैच में मिलेंगे बेटा, जब भी आप एई के बैच में मुझे मिलेंगे, आप याद रखना, मैं आपको एज अ जेई बन जेई देखूंगा। यानी आप जेई बनकर ही मेरे पास आए और मैं एई के लिए आपको पढ़ाऊं, ये मेरा सपना रहेगा। ठीक है ना? अब आप खुद का सपना भी पूरा करिए और मेरा सपना भी पूरा करिए। ठीक है? बोला नहीं, आत्मा आत्मा डाउन नहीं करना है। ठीक है ना? आत्मा आत्मा डाउन नहीं करना है। जो होगा देखा जाएगा यार, अपन ने तो मेहनत की है। श्री कृष्ण जी बोलते थे कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आप लोग कर्म से ज्यादा फल की इच्छाएं कर रहे हो। वाई? बेटा कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। समझ रहे हो? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आप फल की इच्छाएं कर रहे हो। नो, देयर इज नो नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है फल की इच्छा करना। समझ रहे हैं बच्चों? चलिए खैर आगे चलते हैं और चीजों को समझने की, और चीजों को मैं आपके सामने सुनने की कोशिश करूंगा। व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, मैं क्या डिस्कस करना चाहता हूँ। थोड़ा सा लिटिल बिट स्टील बचा हुआ था। आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि सर स्टील स्टील स्टील, तो मैंने सोचा स्टील को आज खत्म ही कर दिया जाए जिंदगी से। ठीक है ना? थोड़ा सा स्टील अपन पढ़ लेते हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स और मुझे आपके सामने बताने थे। मुश्किल से मुश्किल एक आध घंटे क्लास चलेगा, लेकिन वो एक घंटे का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपके सामने कॉम्प्रेशन मेंबर की बात करता हूं, तो मैंने बोला A member is called compression member. member को तभी compression member बोला जाता है when it is generally subjected to compressive force, जब वो compressive force से subjected होगा। याद रखना, आपके प्रीवियस ईयर जेई में क्वेश्चन आया था स्ट्रट्स क्या है, तो स्ट्रट्स इज अ कंप्रेशन मेंबर और कॉलम इज आल्सो अ कंप्रेशन मेंबर। समझ में आ रहा है? मैंने आपके सामने बोला, मैंने आपसे बोला अ मेंबर इज कॉल्ड कंप्रेशन मेंबर। मेंबर तभी कंप्रेशन मेंबर होगा जब इट इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स, जब वो कंप्रेसिव फोर्स से सब्जेक्टेड होगा। यानी फॉर एग्जांपल स्ट्रट्स या फिर कॉलम। अब हमने बोला था आपके सामने, ये हम पहले भी बता चुके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिलेंडरनेस रेशो, जब हम सिलेंडरनेस रेशो के बारे में आपके सामने बात करते थे, तो मैंने बोला था इट इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। ये इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या होगा? रेशियो होगा। ये हमने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था मेरे भाइयों बहनों। अच्छा, ये तो अपन बता चुके थे आई थिंक। मैंने आपसे बोला था एक हमारे पास सेक्शन है, अगर हमारे पास सेक्शन है हम क्या करेंगे, हम जब भी रेडियस ऑफ गायरेशन निकालें, सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन जब हम निकालते हैं, तो इट इज अंडर रूट आई अपॉन ए इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। ये रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। तो मैंने आपके सामने बोला था, अच्छा ये बता चुका हूँ ना? हाँ हाँ ठीक है, ये बता चुका हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये बता चुका, तो अपन आगे चलते हैं। मुझे भी याद आ रहा था ऐसा कुछ कि मैं इसको बता चुका हूँ आई थिंक। अगर इसको बता चुके हैं तो अपन थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। ठीक है, देखता हूँ मैं फिर अपने पास क्या क्या है पढ़ने के लिए। कुछ कुछ क्लॉज हमारे लिए बचे हुए थे आई थिंक, मुझे ऐसा याद आ रहा है। डिस्टर्ब इट प्लीज। ये भी हम बता चुके थे आप लोगों के लिए। ये टेबल भी हम बता चुके थे ना आप लोगों के लिए।
ठीक है ना। इफेक्टिव लेंथ का टेबल भी हम बता चुके थे, आई थिंक सो। ये तो सब हो ही चुका था, फिर अपने पास क्या बचा। अब अपन को आई थिंक वो पढ़ना था, क्या कहते हैं, थोड़ा सा गर्डर वगैरह पढ़ने थे मुझे मुझे ऐसा याद आ रहा है। राइट, ये सब अपन बता चुके थे। थोड़ा सा अपन गर्डर पढ़ लेते हैं, थोड़ा गेंट्री गर्डर, थोड़ा रूफ ट्रस। चलो देखो, पहले अपन गर्डर पढ़ लेते हैं। आई विल डिस्कस हियर गर्डर, मैं आपके सामने गर्डर की बात करूंगा। देखो, गर्डर में सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है। जितने क्लॉज मैं आप लोगों को लिए बताता जा रहा हूँ, केवल और केवल उतने ही क्लॉज आप लोग पढ़ते जाएंगे तो भी काम चल जाएगा। सो नाउ सी है प्लीज, सबसे पहले अपन थोड़ा सा गर्डर पढ़ लेते हैं। तो मैंने बोला गर्डर इज अ टाइप ऑफ बिल्टअप सेक्शन। जो गर्डर है वो एक बिल्टअप सेक्शन का टाइप है। बिल्टअप सेक्शन का मतलब होता है बेटा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बिल्टअप सेक्शन, हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा। मैंने आपसे बोला पहले मुझे पढ़ाने दो, भूल जाऊंगा। गर्डर इज अ बिल्ट अप सेक्शन। गर्डर बिल्ट अप सेक्शन होता है। बिल्ट अप सेक्शन इन दी सेंस, एक प्लेट हमने ये कंसीडर किया, अनदर प्लेट आई विल कंसीडरिंग लाइक दिस, अनदर प्लेट ये कंसीडर किया, एंड द अनदर प्लेट इज कंसीडर लाइक दिस, अनदर प्लेट हमने ये कंसीडर किया। जब हमने इस प्लेट को जोड़ दिया, जब हमने ऊपर वाली प्लेट से नीचे वाली प्लेट से एक वर्टिकल प्लेट को जोड़ दिया, तो उस कंडीशन में इट इज सेट टू बी अ आई सेक्शन। ये हमारे पास एक आई सेक्शन बनता हुआ दिखता है। और जब हम इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेट को एक दूसरे से जोड़कर आई सेक्शन बनाते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज गर्डर सेक्शन। हम उसको गर्डर का नाम देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, अगर हम गर्डर की बात करते हैं तो टोटल डेप्थ ऑफ द गर्डर इज 1.5 मीटर टू 3 मीटर। जो टोटल डेप्थ ऑफ गर्डर होगा वो 1.5 मीटर से लेकर 3 मीटर तक वेरी करेगा। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिए और सुनिएगा। मैंने आपके सामने बोला बच्चों कि गर्डर इज अ बिल्टअप सेक्शन। गर्डर एक बिल्टअप सेक्शन है। बिल्टअप सेक्शन का मतलब ये होता है, हमने एक ऊपर ये प्लेट लिया, हमने एक ये इस तरीके से प्लेट लिया, और ये इस तरीके से प्लेट लिया, और तीनों प्लेट को एक दूसरे से वेल्ड कर दिया। सो इट इज कॉल्ड एज बिल्टअप सेक्शन। इसको हमने आपके सामने बिल्टअप सेक्शन नाम दिया। जनरली जो गर्डर होता है वो आई सेक्शन होता है। याद रखिए, जनरली जो गर्डर होता है वो गर्डर कौन सा सेक्शन होगा, गर्डर डिवीजन आई सेक्शन। गर्डर जनरली आई सेक्शन बनाए जाते हैं। मैंने आपसे बोला अगर हम टोटल डेप्थ ऑफ द गर्डर की बात करें, तो गर्डर का टोटल डेप्थ इज वेरी फ्रॉम 1.5 मीटर टू 5 मीटर। जो पूरा डेप्थ होता है गर्डर का, ये 1.5 मीटर से लेकर 5 मीटर तक वेरी करेगा। मैंने आपसे बोला इफ स्पैन अप टू 10 मीटर, जब हमारे पास 10 मीटर तक का स्पैन होगा तो आपको हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन यूज करने हैं। जैसे आई सेक्शन आप यूज कर सकते हो, जैसे एंगल सेक्शन आप यूज कर सकते हो, जैसे टी सेक्शन आप यूज कर सकते हो। मैंने बोला है स्पैन अप टू 15 मीटर, अगर हमारा स्पैन 15 मीटर तक जा रहा है तो हॉट रोल्ड स्टील सेक्शंस विद स्टील प्लेट, आपको हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन विद स्टील प्लेट यूज करना पड़ेगा। ये हमसे बोल रहा है स्पैन अप टू 50 मीटर, अगर 50 मीटर तक स्पैन जाता है तो आप प्लेट गर्डर यूज करिए। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, अगर 50 मीटर से ज्यादा स्पैन आपके पास है तो यू आर यूजिंग अ ट्रस स्ट्रक्चर, आपको ट्रस स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। मैंने आपसे बोला इफ स्पैन अप टू 10 मीटर, ये क्वेश्चन आते हैं, इफ स्पैन अप टू 10 मीटर, अगर स्पैन 10 मीटर तक है तो उस कंडीशन में हॉट रोल्ड स्टील सेक्शंस आर यूज। अगर स्पैन अप टू 15 मीटर, अगर स्पैन 15 मीटर तक जा रहा तो उस कंडीशन में हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन। बेटा हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन मतलब आई सेक्शन, हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन मतलब एंगल सेक्शन, हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन मतलब चैनल सेक्शन। ठीक है ना। कुछ इस तरीके से जब आप देखोगे हॉट रोल्ड स्टील सेक्शंस वगैरह के लिए, तो इट्स लुक लाइक दिस। आपने इस तरीके से देखा होगा, दिस इज द एंगल सेक्शन। आपने इस तरीके से एंगल सेक्शन के बारे में डिस्कस किया होगा, लाइक दिस इट इज एन एंगल सेक्शन। ये एंगल सेक्शन है। तो ये हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन है। हमने स्टील को गर्म किया और इनके कॉर्नर को इस तरीके से रोल कर दिया। ठीक है ना, हमने गर्म किया और इनके कॉर्नर को इस तरीके से क्या कर दिया, रोल्ड कर दिया। इट इज कॉल्ड एज हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन। समझ में आया बच्चे? प्लीज गिव मी आंसर न्यू। ठीक है ना, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मेरे भाइयों बहनों माताओं, अंकित क्या बोलना चाह रहा है अच्छे तरीके से सुन लीजिए और अच्छे तरीके से समझिएगा। तो मैंने बोला स्पैन अप टू 10 मीटर तो हॉट रोल्ड स्टील सेक्शंस आर यूज्ड, आपको हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन यूज करना पड़ेगा। स्पैन अप टू 15 मीटर, अगर स्पैन 15 मीटर तक है तो हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन विद स्टील प्लेट, आपको हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन विद स्टील प्लेट यूज करना पड़ेगा। इफ स्पैन अप टू 50 मीटर, अगर स्पैन 50 मीटर तक है तो आपको प्लेट गर्डर यूज करना है। और इफ स्पैन मोर देन 50 मीटर, अगर स्पैन 50 मीटर से ज्यादा है, देन ट्रस आर प्रोवाइडेड। आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको ट्रस प्रोवाइड करना पड़ेगा। इस बात को सभी महानुभाव अच्छी तरीके से याद रखें और खोपड़े में समझने की कोशिश करें। बच्चे समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों, थोड़ा और चीजों को समझते हैं। देखो, जब हम प्लेट गर्डर के एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स ऑफ द प्लेट गर्डर, जब हम प्लेट गर्डर के एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, प्लेट गर्डर में 3 एलिमेंट होते हैं। एक होता है फ्लैंज, तो ये जो ऊपर वाला ऐसा प्लेट दिखता है इट इज अ फ्लैंज, ये टॉप फ्लैंज कहलाता है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन हमारे लिए दिखाई देता है, इट इज सेट टू बी अ बॉटम फ्लैंज, इसको बॉटम फ्लैंज बोला जाता है।
ठीक है ना। फ्लैंज ऑलवेज भी रेजिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस, जो फ्लैंज है वो हमेशा बेंडिंग स्ट्रेस को रेजिस्ट करता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना। सेकंड हमारे पास होता है वेब। तो ये जो हमें वर्टिकल स्ट्रिप दिखाई दे रही है, दिस वर्टिकल स्ट्रिप इज सेड टू बी अ वेब, इसको हमने आपके सामने वेब बोला। सो दिस इज अ वर्टिकल स्ट्रिप, और जो वर्टिकल स्ट्रिप हमारे लिए दिखाई दे रही है, दिस वर्टिकल स्ट्रिप इज सेड टू बी अ वेब, इसको हमने वेब बोल दिया। ठीक है ना। अब अगर हम वेब के बारे में बात कर रहे हैं, तो वेब क्या करेगा ना, वेब क्या करता है, टू कीप फ्लैंज प्लेट एट रिक्वायर्ड डिस्टेंस। पहला काम जो वेब का होता है, ये अपनी जो फ्लैंज है ना, इन फ्लैंज को एक रिक्वायर्ड डिस्टेंस पर मेंटेन करता है। अगर मान लो फ्लैंज नहीं होता और आप लोड अप्लाई करते, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा ये फ्लैंज दूसरे फ्लैंज से लोड के कारण चिपक जाता। अरे बोलो ना बच्चों, अरे बोलो बोलो ना बच्चों। तो मैंने आपके सामने बोला दिस इज अ वेब, ये हमारे पास वेब है। तो वेब क्या करता है, दोनों फ्लैंज के बीच के डिस्टेंस को मेंटेन करके रखेगा। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट काम है बेटा, अगर बेंडिंग को रजिस्ट कर रहा है फ्लैंज, तो शेयर को रजिस्ट करता है वेब। याद रखना, वेब ऑलवेज भी रजिस्ट शेयर, वेब हमेशा शेयर को रजिस्ट करेगा और फ्लैंज को अपने एक प्रॉपर डिस्टेंस पर मेंटेन करके रखता है। इस बात को सभी महानुभाव अच्छे तरीके से याद रखेंगे और खोपड़े में पेल लेंगे। मेरे भाइयों बहनों माताओं, तो याद रखना, वेब ऑलवेज भी रजिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस, सॉरी फ्लैंज ऑलवेज भी रजिस्ट बेंडिंग। फ्लैंज हमेशा बेंडिंग को रजिस्ट करेगा। और फ्लैंज हमेशा बेंडिंग को रजिस्ट क्यों करता है, इसलिए करता है क्योंकि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ फ्लैंज पोर्शन। और वेब हमेशा शेयर को रजिस्ट करेगा। और शेयर को रजिस्ट क्यों करेगा, क्योंकि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ऑलवेज बी एक्टिंग ऑन अ वेब पोर्शन। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये डायग्राम होते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए वो टॉपिक था नहीं, है ना। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखना बेटा, हम क्या करते हैं एक्चुअल में, क्या है ना, ये जो वेब है, ये वेब बहुत लंबा होता है गर्डर में। अगर मैं किसी भी गर्डर की बात करता हूँ, प्लेट गर्डर की बात करूंगा, तो इस प्लेट गर्डर में वेब जो होता है वो लंबा होता है। अगर इस प्लेट गर्डर में वेब थोड़ा सा लंबा है, अगर आपने फोर्स को अप्लाई किया, सो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स की एप्लीकेशन के कारण हमारा वेब इज बकल लाइक दिस, हमारा वेब इस तरीके से क्या कर जाएगा, बकल करने की कोशिश करेगा। तो वेब की बकलिंग को बचाने के लिए वी विल प्रोवाइडिंग अ स्टिफनर्स, हम क्या करते हैं, स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं हमारी बीम में। बीम की बकलिंग को, यानी वेब की बकलिंग ना हो जाए, वेब टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, तो वेब बकलिंग को बचाने के लिए, वेब बकलिंग को बचाने के लिए वी विल प्रोवाइड स्टिफनर्स, हम स्टिफनर्स को आपके सामने प्रोवाइड करेंगे। मैंने बोला स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड एज अ सेफ गार्ड द वेब अगेंस्ट लोकल बकलिंग फेलियर। तो अगर हमारा जो वेब है, हमने बोला वेब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, एम आई राइट, तो वेब का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, इट इज कॉल्ड एज लोकल बकलिंग फेलियर ऑफ द वेब। ये हमारे पास वेब का लोकल बकलिंग फेलियर कहलाता है। मेरे भाइयों बहनों, स्टिफनर जो होता है वो वेब को लोकली बकल नहीं होने देता है, ऐसा 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 नहीं होने देता, अपनी पोजीशन पर रखता है। अरे खोपड़े में घुस रहा है कि नहीं। तो हमने क्या किया, स्टिफनर्स कैसे दिखाई देते हैं इसके बारे में भी अपन थोड़ा सा बात करेंगे। स्टिफनर्स जनरली दो तरीके के होते हैं, ठीक है ना। स्टिफनर्स जनरली दो तरीके के होते हैं। पहला स्टिफनर जो हमारे पास होता है, इट इज सेड टू बी अ लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स, जिसको प्यार मोहब्बत में हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स भी बोला जाता है। और सेकंड स्टिफनर हमारे पास होता है लेटरल स्टिफनर्स या फिर ट्रांसवर्स स्टिफनर्स। सेकंड स्टिफनर हमारे पास होता है, इट इज लेटरल स्टिफनर्स और ट्रांसवर्स स्टिफनर्स, जिसको हम वर्टिकल स्टिफनर्स भी बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम वर्टिकल स्टिफनर्स भी बोलते हैं, इस बात को याद रखिए। तो मैंने आपके सामने बोला स्टिफनर्स आर इन टू टाइप्स। स्टिफनर्स टू टाइप के होते हैं। पहला स्टिफनर जो हमारे पास होगा, इट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स, दैट मींस हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स। और एक होता है लेटरल स्टिफनर्स, दैट मींस वर्टिकल स्टिफनर्स। ठीक है ना बेटा, याद रखिए, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल, नाम से क्लियर है, अलोंग द लेंथ इनको प्रोवाइड किया जाता है। और वर्टिकल स्टिफनर्स अलोंग, नाम से क्लियर है, अगर बीम ऐसा है तो वर्टिकल डायरेक्शन यानी लेटरल डायरेक्शन में इनको प्रोवाइड किया जाएगा। अब वर्टिकल स्टिफनर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है एंड बेयरिंग, एक होता है इंटरमीडिएट। अभी क्या होते हैं, इनको डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, और इनके क्लॉजेस हैं, ये क्लॉज आपसे पूछे जाते हैं। तो दीज आर दी स्टिफनर्स। ये आपने एक, हमारे पास एक स्टील गर्डर इज टू बी गिवन, ये हमारे पास स्टील गर्डर दिखाई दे रहा है। तो ये जो हमारे लिए स्टील गर्डर इज टू बी गिवन, ये स्टील गर्डर जो हमें दिखाई दे रहा है मेरे भाइयों बहनों, ये जो हम आपके सामने ग्रीन कलर से बनाए हैं, आई विल रिप्रेजेंट इन ग्रीन कलर, जो हमने ग्रीन कलर से इसको रिप्रेजेंट किया है, दीज स्टिफनर्स आर कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स। इन स्टिफनर्स को प्यार मोहब्बत में हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स का नाम दिया जाता है। और सिमिलरली ये जो हमारे लिए दिखाई दे रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है ना, दीज आर कॉल्ड एज वर्टिकल स्टिफनर्स, ये वर्टिकल स्टिफनर्स कहलाते हैं। लेकिन वर्टिकल स्टिफनर्स में आप एक बात समझना, ये वाले जो स्टिफनर्स हैं, ये जो हमने ब्लैक कलर से बनाए हैं, दीज आर दी इंटरमीडिएट स्टिफनर्स, ठीक है ना। और ये कुछ स्टिफनर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एंड बेयरिंग। एंड बेयरिंग स्टिफनर जनरली, वैसे तो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए, लेकिन जनरली इनको सपोर्ट पर प्रोवाइड किया जाता है। एंड बेयरिंग स्टिफनर्स को ऑलवेज बी प्रोवाइडेड
इन सपोर्ट, जनरली सपोर्ट पर प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि एंड बेरिंग स्टिफनर जो होते हैं वो हैं तो वर्टिकल स्टिफनर्स, लेकिन वो डायरेक्टली टॉप फ्लेंज से बॉटम फ्लेंज पर लोड को ट्रांसमिट कर देते हैं, इस बात को याद रखना। और जबकि इंटरमीडिएट स्टिफनर्स टॉप फ्लेंज से बॉटम फ्लेंज पर लोड ट्रांसफर नहीं करते, ये केवल और केवल वेब को बकल होने से बचाते हैं। अरे मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? प्लीज गिव मी आंसर। सो दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस, हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस, यहां पर भी आपको दिख रहे हैं, दीज आर दी लॉन्गिट्यूडनल, दीज आर आल्सो लॉन्गिट्यूडनल, दीज आर दी वर्टिकल, है ना? ये वाले जो हमारे लिए दिखाई दे रहे थे, ये वाले जो हमें दिखाई दे रहे थे, दीज आर दी वर्टिकल, ये हमारे लिए वर्टिकल दिखाई दे रहे थे बच्चों, इस बात को याद रखिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो स्टिफनर्स हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, लाइक दिस। अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं तो बेटा ये देखो, ये तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स है, एक हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स है। आप याद रखना हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स या तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा आप उसको न्यूट्रल एक्सिस पर प्रोवाइड कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स ऑलवेज बी प्रोवाइडेड अबव न्यूट्रल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स आप हमेशा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर प्रोवाइड करोगे, और या फिर आप प्रोवाइड करोगे एट न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इस बात को याद रखो मेरे भाइयों बहनों एवं माताओं। मेरे भाइयों बहनों, अब मैंने आपसे बोला कि ये स्टिफनर, अब सपोर्ट पर हमने ये वर्टिकल डायरेक्शन में स्टिफनर्स पेल दिए, तो सपोर्ट पर ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमने स्टिफनर्स लगाया, इट इज कॉल्ड एज एंड बेयरिंग स्टिफनर्स। इनको हमने आपके सामने एंड बेयरिंग स्टिफनर्स बोल दिया। सो दीस टाइप ऑफ स्टिफनर्स आर कॉल्ड एज एंड बेयरिंग स्टिफनर्स। इनको हमने आपके सामने एंड बेयरिंग स्टिफनर्स बोला। एंड बेयरिंग स्टिफनर्स वर्टिकल स्टिफनर्स ही हैं, ट्रांसवर्स स्टिफनर्स ही हैं, लेकिन ये क्या करेगा, सीधा अपर फ्लैंज से लोअर फ्लैंज पर लोड को ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है ना? मैंने आपसे क्या बोला? सर आप सेविंग किया करो, कूल लगता है। अरे मैडम, अब क्या ही बताऊं मैं आपको। मैडम, बहका दिए आप, अगर मैडम हो तो बहका दिए आप। चलो खैर। आगे चलते हैं। भैया बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है। हमारी मम्मी को हम चिकने पसंद हैं, हमारी मैडम को हम खुरदुरे पसंद हैं। अब क्या करूं मैं, इसलिए मैं छोटी छोटी रख लेता हूँ कि मैडम भी खुश, मम्मी भी खुश। चलो, थोड़ा आगे चलते हैं। चलो कोई नहीं यार, कोई भी हो, क्या ही, अब तारीफ करिए तो बोलना तो पड़ेगा। तो मैंने आपके सामने बोला एंड बेयरिंग, अगर हम एंड बेयरिंग की बात करेंगे तो एंड बेयरिंग स्टिफनर्स इज अ वर्टिकल स्टिफनर। एंड बेयरिंग स्टिफनर्स वर्टिकल स्टिफनर्स होते हैं। मेरे भाइयों बहनों माताओं, मैंने आपके सामने बोला जो एंड बेयरिंग स्टिफनर्स हमारे पास है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंड बेयरिंग स्टिफनर्स, अगर हम एंड बेयरिंग स्टिफनर्स के बारे में बात करें तो एंड बेयरिंग स्टिफनर्स क्या करता है, सीधा अपर फ्लेंज से लोअर फ्लेंज पर लोड को ट्रांसमिट करेगा। इट इज डायरेक्टली ट्रांसफर द लोड फ्रॉम अपर फ्लेंज टू लोअर फ्लेंज, या अपर फ्लेंज से लोअर फ्लेंज पर डायरेक्टली क्या करेगा, डायरेक्टली लोड को ट्रांसफर करेगा। इस बात को आप अच्छे तरीके से याद रखिए और समझने की कोशिश करिएगा व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला रहूंगा। अब मैंने आपसे क्या बोला है बच्चों, अच्छी तरीके से सुनो और समझने की कोशिश करो व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस हियर। इसी तरीके से दीज आर द इंटरमीडिएट स्टिफनर्स, ये इंटरमीडिएट स्टिफनर्स हैं। हाँ सर, 10:30। सो हम्म सो सो दीज स्टिफनर्स आर कॉल्ड एज इंटरमीडिएट स्टिफनर्स, ये इंटरमीडिएट स्टिफनर्स कहलाते हैं। दीज आर आल्सो प्रोवाइडेड इन वर्टिकल डायरेक्शन, हमने इनको वर्टिकल डायरेक्शन में ही प्रोवाइड किया है, ठीक है ना? अब देखिए मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ, अच्छे तरीके से सुनिए। मैं आपसे क्या बोलना चाहूंगा, नाउ सी हियर प्लीज, अच्छे से सुनो और समझने की कोशिश करो। तो मैंने आपसे बोला these are the end bearing stiffeners, ये end bearing stiffeners है, these are called as intermediate stiffeners, ठीक है ना? तो मैंने आपके सामने बोला ये दोनों ही ट्रांसवर्स स्टिफनर्स कहलाते हैं या फिर वर्टिकल स्टिफनर्स कहलाते हैं, जबकि ये स्टिफनर्स जो हैं these are the longitudinal stiffeners और horizontal stiffeners। मैंने बोला longitudinal stiffeners हमेशा above the neutral axis प्रोवाइड किया जाएगा या फिर इन न्यूट्रल एक्सिस प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ सी हियर प्लीज व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाह रहा हूं। मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा भी है, एंड बेरिंग स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम बीम टू सपोर्ट। सीधी बात है, बीम से सपोर्ट पर यानी अपर फ्लेंज से लोअर फ्लेंज पर लोड ट्रांसफर कर देगा। दीज स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड बिकॉज एट सपोर्ट सम पोर्शन, अच्छा ये आपको याद नहीं रखना, आप तो ये याद रखिए ये जनरली हम सपोर्ट पर प्रोवाइड सॉरी, आप हमेशा ये याद रखिए कि आप जनरली इसको कहां पर प्रोवाइड करेंगे, यू ऑलवेज बी प्रोवाइडेड एट सपोर्ट, आप इसको सपोर्ट पर प्रोवाइड करते हैं। मैंने आपसे बोला इफ कॉन्सेंट्रेटेड लोड आर एक्टिंग ऑन द प्लेट गर्डर, अगर प्लेट गर्डर के ऊपर
हमने कॉन्सेंट्रेटेड लोड अप्लाई किया है। तो इफ कॉन्सेंट्रेटेड लोड इज एक्टिंग ऑन अ प्लेट गर्डर सो इंटरमीडिएट स्टिफनेस आर रिक्वायर्ड। अगर आपने कहीं पर भी प्लेट गर्डर पर पॉइंट लोड आ रहा है तो उस कंडीशन में वेब वहां से बकल होने के चांसेस रहते हैं, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, हमें इंटरमीडिएट स्टिफनेस आर टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है ना, टू इंप्रूव बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ वेब, ताकि हमारा वेब बकल ना हो और बकलिंग स्ट्रेंथ को हम वेब की इंप्रूव कर दें। मैंने आपसे बोला मेनी टाइम्स लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ वेब। बहुत सारे टाइम पर लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर्स भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि हमारा वेब बकल ना हो। मैंने आपसे बोला है वेब फ्लेंज एंड स्टिफनर्स आर और आर प्लेट्स, ठीक है ना, चाहे आप वर्टिकल स्टिफनर्स बनाएं, चाहे आप हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स हो, और चाहे आपके एंड बेरिंग स्टिफनर्स हो, ठीक है ना, सभी, या फिर वेब है या फिर फ्लैंज है, कुछ भी है गार्डर में आप जो भी प्रोवाइड कर रहे हो सब प्लेट है और कुछ नहीं, ठीक है ना, ऑल आर प्लेट्स, सब प्लेट्स हैं। दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर, इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं वेल्डिंग और रिविट के द्वारा, ठीक है ना। दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ वेल्डेड और रिविटेड टू फॉर्म अ सिंगल स्ट्रक्चर यूनिट, ठीक है ना। एक सिंगल स्ट्रक्चर यूनिट बनाने के लिए कार्ड एज प्लेट गर्डर, उसी को हम आपके सामने क्या बोलेंगे, उसी को मैं आपके सामने प्लेट गर्डर बोलूंगा। ये बात याद रखिए और समझने की कोशिश करिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को याद होना अति आवश्यक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को याद होना इस अति आवश्यक, बहुत आवश्यक है। जैसे पहला मैंने आपसे बोला कि सेल्फ वेट ऑफ द प्लेट गर्डर, अगर प्लेट गर्डर के सेल्फ वेट के बारे में बात करेंगे तो सेल्फ वेट ऑफ प्लेट गर्डर W इज इक्वल टू होता है कैपिटल W अपॉन 200 किलोन्यूटन पर मीटर। तो कैपिटल W मतलब टोटल फैक्टर लोड ऑन गर्डर, गर्डर पर जो भी टोटल फैक्टर लोड आ रहा था डिवाइडिंग बाय 200, तो हम इस तरीके से टोटल सेल्फ वेट निकाल सकते हैं गर्डर का पर मीटर। इसमें एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर, तो इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर होता है m इंटू के अपॉन एफ बाय दैट मींस यील्ड स्ट्रेस होल रेज़ टू 1/3। अच्छा, k इज द कांस्टेंट, k एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है d अपॉन टी डब्ल्यू। d का मतलब क्या होता है, d का मतलब डेप्थ ऑफ वेब और टी डब्ल्यू का मतलब थिकनेस ऑफ वेब। डी का मतलब डेप्थ ऑफ वेब और टी डब्ल्यू का मतलब थिकनेस ऑफ द वेब, इस बात को आप याद रखिएगा। तो मैंने आपके सामने बोला कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। द के इज इक्वल टू डी बाई टी डब्ल्यू आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमसे बोलता है अगर डी बाई टी डब्ल्यू का वैल्यू लेस और इक्वल टू 67 एप्सिलॉन, याद रखिए ये बात, चार क्लॉज बता रहा हूँ, चार ही इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही आपको गर्डर में पढ़ना था, चार क्लॉज बता रहा हूँ, चार ही इंपॉर्टेंट है। ये हमसे बोलता है अगर डी बाई टी डब्ल्यू का वैल्यू, अगर डी बाई टी डब्ल्यू का वैल्यू इज लेसर देन 67 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मतलब होता है अंडर रूट 250 अपॉन एफ वाई, यानी एप्सिलॉन 1 है, एप्सिलॉन का वैल्यू 1 होता है, वैसे एप्सिलॉन का वैल्यू है अंडर रूट 250 अपॉन एफ वाई, और एफ वाई का वैल्यू भी 250 है, तो 250 से 250 को काट दिया तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एप्सिलॉन हमारे पास 1 होता है, इस बात को याद रखिए बेटा। इट इज इकोनॉमिकल डेप्थ m इंटू के अपॉन एफ वाई रेज टू पावर 1/3, बट इस फॉर्मूले को याद मत करना, ठीक है ना। k इज इक्वल टू डी बाई टी डब्ल्यू। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं चीजों को समझने की, और लिटिल बिट अंकित आपसे क्या बोलना चाह रहा है इसके बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे भाइयों बहनों माताओं। नाउ सी हियर प्लीज व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस। मैंने आपसे बोला इफ डी बाई टी डब्ल्यू इज लेस और इक्वल टू 67 एप्सिलॉन, अगर डी बाई टी डब्ल्यू का वैल्यू 67 एप्सिलॉन से कम या उसके बराबर है तो इट इज डिजाइन लाइक अ बीम। ये हमसे बोलता है आप इसको बीम के तरीके से डिजाइन कर दो, है ना, इट इज डिजाइन लाइक अ बीम, आप इसको गर्डर कंसीडर मत करो, आप इसको बीम के तरीके से डिजाइन कर दो। ये हमसे बोलता है अगर डी बाई टी डब्ल्यू का वैल्यू इज ग्रेटर देन 67 एप्सिलॉन, अगर टी बाई टी डब्ल्यू का वैल्यू 67 एप्सिलॉन से ज्यादा है तो उस कंडीशन में, इस उस कंडीशन में 67 एप्सिलॉन मतलब 67 से 2200 के बीच में है, ठीक है ना। तो मैंने आपके सामने बोला, हमने आपके सामने बोला, तो ये हमसे बोलता है कि इट मे बी पॉसिबल हैव द प्लेट गर्डर विदाउट इंटरमीडिएट स्टिफनेस। तो आप ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है अगर k इज इक्वल टू डी बाई टी डब्ल्यू का वैल्यू काय के बीच में है, 67 से 200 के बीच में है, तो हमसे कोड बोलता है कि ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, इट इज अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी है कि आप इंटरमीडिएट स्टिफनेस के बिना भी प्लेट गर्डर प्रोवाइड कर सकते हो, केवल एंड बेरिंग स्टिफनेस लगा के, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है इंटरमीडिएट की। अगर k का वैल्यू वैल्यू k इज इक्वल टू 250, अगर डी बाई टी डब्ल्यू 250 है तो लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स आर आल्सो प्रोवाइडेड, आपको लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अगर k का वैल्यू 345 आ रहा है तो शुड बी हमने लिखा शुड नॉट बी टेकन टू अवॉइड कंप्रेशन फ्लेंज फेलियर। तो अगर k का वैल्यू यानी डी बाई टी डब्ल्यू का वैल्यू 345 है इससे ज्यादा आ गया तो इस कंडीशन में ये हमसे बोलता है कि आपको कोई भी तरीके का, यानी आपको ये सेक्शन कंसीडर ही नहीं करना है, स्टिफनेस में स्टिफनेस भाड़ में गया, आपको ये सेक्शन कंसीडर ही नहीं करना है, ये हमसे बोल रहा है। थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए सम प्रैक्टिकल गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन द डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर, डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर को सिलेक्ट करने की गाइडलाइन। तो देखो डी बाई एल 1/15 से लेकर 1/25 तक होता है फॉर बिल्डिंग्स के लिए, ठीक है ना।
डी मतलब डेप्थ ऑफ गर्डर टू द लेंथ ऑफ द गर्डर का रेशो 1/12 से 1/18 तक होता है हाईवे के लिए, हाईवे ब्रिज के लिए, और 1/10 से लेकर 1/15 तक होता है काय के लिए, रेलवे ब्रिज के लिए। इस बात को याद रखिए, वेयर डी इज द ओवरऑल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर और एल इज द लेंथ ऑफ द गर्डर। ये हमारे पास लेंथ ऑफ गर्डर है। सो आई विल से स्मॉल डी इज सेड टू बी ओवरऑल डेप्थ ऑफ द प्लेट गर्डर। ये हमारे पास प्लेट गर्डर का ओवरऑल डेप्थ है, एंड एल इज द लेंथ ऑफ द गर्डर। ये हमारे पास गर्डर का लेंथ है। ठीक है ना। अब मेरी बात को सुनना और बड़े ध्यान से समझना। इसमें एक क्लॉज मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेटा लॉन्गिट्यूडनल, पहला लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस जब आप प्रोवाइड करते हो तो ये करते हो 0.2 डी पर। याद रखना, पहला लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस ऑलवेज बी प्रोवाइडेड एट 0.2 डी। ठीक है ना, आप 0.2 डी डेप्थ बिलो करते हो। अगर ओवरऑल डेप्थ को हम स्मॉल डी माने तो 0.2 डी डेप्थ बिलो, 0.2 डी डेप्थ बिलो। नहीं ठीक है ना, उसमें हमें एक ही पॉइंट पढ़ना था, उसमें एक ही पॉइंट पढ़ना है जो हम बता रहे हैं। आई नो क्लियर नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा लिख दिया था मैंने। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। सो मैंने आपके सामने बोला कि जब भी आप एक लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस प्रोवाइड करते हो तो लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस आप दो ही प्रोवाइड करते हो। पहला लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस प्रोवाइड करते हो 0.2 डी डेप्थ बिलो, और इंटरमीडिएट में यानी कि, और आप जो दूसरा लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस प्रोवाइड करोगे एट न्यूट्रल एक्सिस, आपको न्यूट्रल एक्सिस पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। इस बात को याद रखिए। ठीक है ना, बस इतना ही याद रखना है। बाकी इतने सारे क्लॉज तो क्या ही याद रखोगे, ये नहीं हो पाता अपन से, है ना। थोड़ा सा आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। मैंने बोला मिनिमम वेब थिकनेस बेस्ड ऑन द बकलिंग क्राइटेरिया। तो हमने जो वेब बनाई थी, यानी वर्टिकल जो स्ट्रिप थी, वर्टिकल प्लेट जो हमने अपने गर्डर में लगाई थी, उस वर्टिकल प्लेट जो है हमारे पास गर्डर का, ठीक है ना, मिनिमम वेब थिकनेस बेस्ड ऑन बकलिंग क्राइटेरिया। तो अगर हम मिनिमम थिकनेस ऑफ वेब की बात करें तो मिनिमम थिकनेस ऑफ वेब हमारे पास निकाला जाता है डी बाई टी डब्ल्यू का वैल्यू इज लेस और इक्वल टू 345 एप्सिलॉन एफ का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन एफ 1 होता है 250 अपॉन एफ बाय, एप्सिलॉन एफ हमेशा 1 होता है, यानी आप एक बात याद रखिए, डी बाई टी डब्ल्यू इज लेस और इक्वल टू 345। इसी तरीके से, इसी तरीके बस आपको यही क्राइटेरिया याद रखना है और याद नहीं रखना। अब हमारे पास साइज ऑफ फ्लैंज है, तो साइज ऑफ, अगर हम आपके सामने साइज ऑफ फ्लैंज की बात करें, ठीक है ना, तो आप इतना बात अकेला याद रखिए, सिर्फ ये वाला क्लॉज, थिकनेस ऑफ फ्लैंज हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू होनी चाहिए 9.4 एप्सिलॉन, और लेस और इक्वल टू होनी चाहिए 13.6 एप्सिलॉन। खत्म। ये याद नहीं रखना है, ये बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। मैंने आपसे बोला आपको केवल एक ही चीज याद रखनी है कि थिकनेस ऑफ फ्लैंज, अगर थिकनेस ऑफ फ्लैंज है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज इज ग्रेटर और इक्वल टू 9.4 एप्सिलॉन, और लेस और इक्वल टू 13.6 एप्सिलॉन। 13.6 एप्सिलॉन से कम होना चाहिए इसका वैल्यू। इस बात को आप याद रखना। तो मैं आपको ये बता चुका हूं कि बेटा इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर डी वाई टी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन 67 एप्सिलॉन, तो इस कंडीशन में ये हमसे बोलता है आपको वेब विथआउट स्टिफनर्स आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है ना, सिर्फ एंड बेरिंग प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और अगर डी वाई टी डब्ल्यू 67 एप्सिलॉन से ज्यादा है और अंडर 67 एप्सिलॉन अंडर रूट के वी अपॉन 5.35, तो केवी का मतलब हमारे पास क्या होता है, केवी का मतलब हमारे पास क्या होता है, एक ये वेब कांस्टेंट होता है, इट इज अ वेब कांस्टेंट। इसका वैल्यू जनरली वेरी करता है कि आपका वेब का डेप्थ कितना है। ठीक है ना, लेकिन इतना डेप्थ आपको नहीं पढ़ना है, आपको तो ये याद रखना है, अगर डी वाई टी डब्ल्यू लेस और इक्वल टू 67 एप्सिलॉन है तो इट इज डिजाइन एज अ बीम, तो ये बीम के तरीके से डिजाइन होगा, अभी मैंने बताया। और अगर डी बाई टी डब्ल्यू का वैल्यू 67 एप्सिलॉन से ज्यादा है तो ये गर्डर होगा, लेकिन विथआउट एनी स्टिफनेस, आप स्टिफनेस प्रोवाइड नहीं करो तो भी काम चल जाएगा। इस बात को आप याद रखना। तो इतना हमारे लिए गर्डर में पढ़ना था, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और टॉपिक आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है, एक और टॉपिक आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, अगर अंकित जैन गलत नहीं बोल रहा है, तो वो टॉपिक हमारे पास था, इट इज कॉल्ड एज गैंट्री गर्डर। अरे है ना, एक छोटा सा पोर्शन गैंट्री गर्डर का भी तो है। ठीक है, तो एक और टॉपिक हमारे पास है, इट इज सेट टू बी अ गैंट्री गर्डर, एक छोटा सा टॉपिक आपको गैंट्री गर्डर का भी है। तो बड़े ध्यान से समझिए बच्चों, गैंट्री गर्डर का भी एक छोटा सा टॉपिक मैं आप लोगों के सामने पढ़ा देता हूँ। उसकी कुछ डिफ्लेक्शन की लिमिट है जो आपसे पूछी जाती है। ठीक है ना, एक उसकी उसकी कुछ डिफ्लेक्शन की लिमिट है, वो डिफ्लेक्शन की लिमिट्स आपसे पूछी जाती हैं। नाउ सी हियर प्लीज, मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, अंकित जैन क्या डिस्कस करना चाह रही है, अच्छे तरीके से सुनना और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना, व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस हियर। नाउ सी हियर प्लीज, नाउ व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, मैं आपके सामने क्या डिस्कस करना चाहता हूँ, अच्छे तरीके से सुनो और समझने की कोशिश करना बच्चों। अंकित क्या बोलना चाह रहा है, क्या आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा है। कोई चाय पिएगा क्या।
मेरे भाइयों बहनों माताओं, मैंने आपके सामने बोला, अगर हम गैंट्री गर्डर की बात करें, देखो बेटा गर्डर और गैंट्री गर्डर में अंतर होता है। गर्डर मतलब एक ऐसा आई सेक्शन प्रोवाइड करना ब्रिज के नीचे जिस पर वेहिकुलर मूवमेंट हो या फिर रेलवे ब्रिज हो या फिर हाईवे ब्रिज हो, है ना, उनके नीचे गर्डर होता है। अब जैसे फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज में जिस गर्डर के ऊपर क्रेन चलती है, क्रेन मूव होती है सामान उठाने वाली, क्रेन इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जिस गर्डर पर क्रेन मूव होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उस गर्डर को आई विल से गैंट्री गर्डर, उसको हम गैंट्री गर्डर आपके सामने नाम देते हैं। सो दिस गर्डर इज सेड टू बी अ गैंट्री गर्डर, इसको हम गैंट्री गर्डर बोलते हैं। तो मैंने बोला आपके सामने गैंट्री गर्डर आर कॉमनली यूज्ड इन फैक्ट्रीज, गैंट्री गर्डर को जनरली फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है, एंड वर्कशॉप, और वर्कशॉप में यूज किया जाता है टू लिफ्ट एंड मूवमेंट ऑफ द क्रेन्स एंड हैवी मटेरियल, ताकि क्रेन्स का मूवमेंट हो सके, हम लिफ्ट कर सकें हैवी मटेरियल को। तो मैंने आपके सामने सिंपल स्टेटमेंट बोला मेरे भाई और माताओं, मैंने आपके सामने बोला गैंट्री गर्डर्स आर कॉमनली यूज्ड इन अ फैक्ट्रीज, गैंट्री गर्डर को कॉमनली फैक्ट्री में यूज किया जाएगा, ठीक है ना, एंड वर्कशॉप में यूज किया जाता है टू लिफ्ट एंड मूवमेंट ऑफ द क्रेन्स, ताकि हम अपने सामान को लिफ्ट कर सकें, उठा सकें, क्रेन का मूवमेंट हो सके, है ना, एंड हैवी मटेरियल का मूवमेंट हो सके। तो अगर मैं आप लोगों के सामने क्या डिस्कस करना चाहता हूं, अच्छे तरीके से सुनिए। सर आप इतना दिन कहाँ था? यार मैं थोड़ा सा पहले तो बीमार रहा, फिर उसके बाद मैं 2-3 दिन के लिए पुणे चला गया, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल, है ना। सो इस कारण से क्या बोल रहा हूँ, बीमन गर्डर। चलिए, सो मैंने आपसे क्या बोला, लोडिंग ऑन द गैंट्री गर्डर, गैंट्री गर्डर पर कौन कौन सा लोडिंग आता है। तो अगर हम लोडिंग ऑन गैंट्री गर्डर की बात करते हैं, तो गैंट्री गर्डर पर जनरली 4 तरीके का लोडिंग इज टू बी एक्ट, ठीक है ना। बेटा कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के मत जाना, क्योंकि अब जो पढ़ा रहा हूँ वो क्लियर कट डायरेक्टली एग्जाम में आने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। अब जो पढ़ा रहा हूँ वो क्लियरली क्या है, डायरेक्टली क्लियर कट एग्जाम में आने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। मैं सिर्फ आधे घंटे क्लास और लूंगा, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, लेकिन जो भी पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएगा, आप शर्त लगा लो। मेरे भाई बहनों माताओं, सर बीम और गर्डर में डिफरेंस, अगर डी अपॉन टी डब्ल्यू का वैल्यू इज लेसर देन 67 एप्सिलॉन, तो इट इज ट्रीट एज अ बीम, हम बीम के तरीके से ट्रीट करेंगे। और अगर डी बाई टी डब्ल्यू का वैल्यू इज ग्रेटर देन 67 एप्सिलॉन, तो इट इज ट्रीट एज अ गैंट्री गर्डर, ठीक है ना। लेकिन गैंट्री गर्डर बिल्टअप सेक्शन है बेटा, बिल्टअप का मतलब एक ये प्लेट है, एक ये वर्टिकल प्लेट है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है, सबको जोड़ दिया वेल्ड के थ्रू, ठीक है ना। तो इट इज अ बिल्टअप सेक्शन हमने बनाया है। और जबकि अगर हम आपके सामने बात करते हैं काय के बारे में, अगर हम हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन की बात करें, तो हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन मतलब एक कंप्लीट आई सेक्शन, जोड़ा जाड़ी नहीं है, सीधा हमने आई सेक्शन बनाया है, ठीक है ना। आप जानते हो ना हॉट रोल्ड आई सेक्शन, हॉट रोल्ड आई सेक्शन लाइक दिस, हमने जोड़ा जाड़ी नहीं किया। तो जो हॉट रोल्ड आई सेक्शन हमारे पास बनता था, है ना, इट इज ट्रीट एज अ, यानी वो बीम में यूज होगा, यानी बीम में हमेशा हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन यूज किया जाएगा। जबकि अगर हम गर्डर की बात करें, तो गर्डर में क्या किया जाएगा, गर्डर एक बिल्टअप सेक्शन है, यानी 3 प्लेट को जोड़ के बनाया जाएगा। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल भी विजिबल नहीं है अब भाई, विजिबल तो होगा यार, इतना छोटा भी नहीं लिखा है यार। भाई आप लोगों को विजिबल है क्या? चलिए, सो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ और चीजों को समझने की कोशिश करता हूँ, मैं आपसे क्या बोलना चाहूंगा। सो मैंने आपके सामने बोला कि लोडिंग ऑन द गैंट्री गर्डर, गैंट्री गर्डर पर कितने तरीके की लोडिंग होती है। तो गैंट्री गर्डर पर जनरल 4 तरीके की लोडिंग है। पहला इज वर्टिकल लोड फ्रॉम द क्रेन, सेकंड इज इम्पैक्ट लोड फ्रॉम क्रेन, थर्ड हमने बोला लॉन्गिट्यूडनल हॉरिजॉन्टल फोर्स अलोंग द क्रेन मूवमेंट, एंड नेक्स्ट होता है लेटरल थ्रस्ट अक्रॉस द क्रेन मूवमेंट। तो पहला इज वर्टिकल लोड, क्रेन का जो वर्टिकल लोड होगा, क्रेन कुछ इम्पैक्ट लोडिंग भी एक्ट करवाएगा। तो हमने आपके सामने बोला, मैंने आपके सामने बोला, मैंने आपसे क्या बोला अच्छी तरीके से सुनिए, मैंने आपसे क्या बोला अच्छी तरीके से सुनिएगा और बड़े ध्यान से समझिए। सो मैंने आपसे बोला हमारा क्रेन क्या करेगा, कुछ इम्पैक्ट लोडिंग भी अप्लाई करवाएगा। भाई क्रेन जब चलता है, उस पर मूव करेगा, तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी यानी कि लोड लगेगा, और जब वो ऐसे ऐसे हिलता है तो लेटरल डायरेक्शन में भी मूवमेंट होगा। तो 4 तरीके से हमारे पास लोड लग सकते हैं। मैंने आपके सामने बोला बेटा, एडिशनल इम्पैक्ट लोड, अगर मान लीजिए कोई भी इम्पैक्ट लोड आता है, तो देखना इम्पैक्ट लोड मतलब क्या होता है, कोई भी क्रेन ने बहुत ज्यादा भार उठा लिया या एकदम से जर्क आ गया किसी भी कारण से, तो ये हमसे बोलता है भाई
वर्टिकल लोडिंग कितनी आ सकती है, तो ये हमसे बोलता है फॉर इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड क्रेन, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड क्रेन है तो इम्पैक्ट अलाउंस अपन रखते हैं 25% ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक व्हील लोड। जो भी स्टैटिक व्हील लोड के लिए आपने गर्डर डिजाइन किया है उसका 25% तक, 25% ज्यादा क्या आ सकता है, एक्सटर्नल लोड आ सकता है, ठीक है ना, एडिशनल इम्पैक्ट लोड आ सकता है। अगर वो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है, अगर हैंड ऑपरेटेड है तो फिर 10% आ सकता है, यानी टोटल उस पर जो लोडिंग एक्ट कर रही होगी, जिस लोड के लिए गर्डर डिजाइन है, उसका 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 10% और ज्यादा आ सकता है। अब इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना आ सकता है, तो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड क्रेन के लिए 10% ऑफ वेट ऑफ ट्रॉली एंड वेट ऑफ लिफ्टेड मटेरियल, जो आप लिफ्ट कर रहे हो मटेरियल, ठीक है ना, और जितना वेट ऑफ ट्रॉली है, इन दोनों को जोड़कर उसका 10%। और अगर हम आपके सामने हैंड ऑपरेटेड क्रेन्स की बात करेंगे, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हैंड ऑपरेटेड क्रेन, तो 5% ऑफ वेट ऑफ ट्रॉली एंड वेट ऑफ लिफ्ट, ठीक है ना। अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स अलोंग द रेल की बात करूं कि हमारे पास जो गर्डर है उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगेगा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आ सकता है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स अलोंग द रेल, तो अलोंग द रेल हॉरिजॉन्टल फोर्स आ सकता है बेटा 5% ऑफ द टोटल स्टैटिक व्हील लोड। अलोंग द रेल मतलब ऐसा गर्डर है तो इसी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना आएगा। ये जो था वो हॉरिजॉन्टल फोर्स इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, यानी ये हमारा क्रेन है और हॉरिजॉन्टल ऐसे कैसे लग रहा है, समझ रहे हो। तो लाइक ये दोनों में अंतर होता है, ये बात याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए पूछा जाएगा एग्जाम में, इट इज ओनली 3 क्लॉजेस, बाकी सब भूल जाओ, कोई काम के नहीं है। ये 3 क्लॉज इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। मैंने आपके सामने बोला वर्टिकल डिफ्लेक्शन का वैल्यू, ठीक है ना, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आ सकता है। सो मैंने आपके सामने बोला वर्टिकल डिफ्लेक्शन का वैल्यू, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आ सकता है, इसके बारे में बात करनी पड़ेगी मेरे भाइयों बहनों माताओं। मैंने बोला मैनुअली ऑपरेटेड क्रेन्स या फिर हैंड ऑपरेटेड क्रेन्स के लिए स्पैन बाय 500 मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो सकता है। अगर मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मैं आप लोगों के सामने थोड़ा आगे चलूं और आप लोगों के सामने अगर बात करने की कोशिश करूं, अगर मैं थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करता हूँ और बात करने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने बोला अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड क्रेन्स है अप टू 500 किलो न्यूटन, यानी जो 500 किलो न्यूटन तक का लोड उठा सकता है, तो स्पैन बाय 750 इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का लिमिट है। और अगर 500 किलो न्यूटन से ज्यादा लोड उठाने वाली, 500 किलो न्यूटन से ज्यादा कैपेसिटी की क्रेन अगर हमारे पास है, तो स्पैन बाय 1000 होगा। और लेटरल, अच्छा ये तो हो गया वर्टिकल डिफ्लेक्शन। वर्टिकल डिफ्लेक्शन का मतलब समझ पा रही हो ना मियाँ। वर्टिकल डिफ्लेक्शन का मतलब है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन का मतलब मेरे पास है, जैसे ये हमारे पास गर्डर था, दिस इज अ गर्डर, सो दिस इज अ वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन है, दिस इज डेल्टा वी, ये जो वैल्यू था ये डेल्टा वी वर्टिकल डिफ्लेक्शन का वैल्यू था। लेटरल डिफ्लेक्शन का मतलब ये हमारे पास बीम था, ऐसे लेटरल डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ना, लेटरल आपकी साइड कितना निकल जाएगा लेटरल डायरेक्शन में, तो लेटरल डायरेक्शन में मैक्सिमम स्पेसिंग इज स्पैन बाय 400 हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा मेरे भाइयों बहनों। इसी तरीके से इकोनॉमिकल डेप्थ की अगर हम बात करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ द गर्डर सेक्शन या गैंट्री गर्डर, अगर हम गैंट्री गर्डर की इकोनॉमिकल डेप्थ की बात करते हैं, तो इकोनॉमिकल डेप्थ हमारे पास होता है 1/12 ऑफ स्पैन। और अगर हम आपके सामने कॉम्प्रेशन फ्लैंज विड्थ की बात करते हैं, तो ये होता है 1/25 ऑफ स्पैन, इस बात को याद रखिए। इन जनरल ISMB 600 विथ चैनल सेक्शन और आई सेक्शन प्लेट गर्डर विथ चैनल सेक्शन और आई सेक्शन प्लेट गर्डर विथ प्लेट आर यूज्ड एज अ गैंट्री गर्डर। अब इसका मतलब क्या है, बड़े ध्यान से सुनिए, तो हमने यहाँ पर डायग्राम आपके सामने शायद बनाए नहीं है। या तो हम ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम 600 mm डेप्थ का यूज कर लें, या तो आप एक आई सेक्शन ले लो और आई सेक्शन के ऊपर एक चैनल सेक्शन का प्लेट लगा दो, या फिर ऐसा हो सकता है आप आई सेक्शन का प्लेट गर्डर ले लो और उसके ऊपर सिर्फ एक प्लेट लगा दो, या तो आप आई सेक्शन ले लो, आई सेक्शन के ऊपर चैनल सेक्शन लगा दो, या तो आप एक आई सेक्शन का प्लेट गर्डर ले लो जो हम पहले पढ़े थे गर्डर, उस पर आप एक और प्लेट ऊपर से लगा दो, और या फिर आप क्या कर सकते हो ISMB 600 यूज करो और उसके ऊपर चैनल सेक्शन यूज कर सकते हो। इतने सारे ऑप्शन आर टू बी अवेलेबल, ये हमारे पास अवेलेबल रहेंगे, ठीक है ना। गैंट्री गर्डर ऐसे बनाया जाता है, सो मेन है गैंट्री गर्डर में ये बात है। बाकी समझाई कहाँ कहाँ तक, ये यहाँ वर्टिकल लेटरल डिफ्लेक्शन और इकोनॉमिकल डेप्थ, बस इससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, यही है, ठीक है ना। दिस इज अ गैंट्री गर्डर, ये हमारे पास गैंट्री गर्डर था। अब छोटा सा टॉपिक और मुझे आपके सामने पढ़ाना था, एंड दिस टॉपिक इज सेट टू बी अ रूफ ट्रस। मैं आपके सामने रूफ ट्रस के बारे में बात करूंगा मेरे भाइयों बहनों माताओं। अगर हम आपके सामने रूफ ट्रस के बारे में बात करते हैं या फिर रूफ ट्रस के बारे में समझने की कोशिश करें, तो बड़े ध्यान से सुनिए। आप लोगों के लिए रूफ ट्रस में जो बताया गया है, आप लोगों के लिए रूफ ट्रस में केवल और केवल जो पोर्शन दिया है, इट इज अ लोड कैलकुलेशन, है ना। आपको केवल लोड कैलकुलेशन से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बातें मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। ये हमारे लिए एक रूफ ट्रस दिखाई दे रहा है, आई विल कंसिडर इट एज अ रूफ ट्रस। ये हमारे लिए रूफ ट्रस इज टू बी देयर, ये हमारे लिए एक रूफ ट्रस दिखाई दे रहा है।
मेरे भाइयों बहनों माताओं, मेरी बात को सुनना, अंकित आपसे क्या बोलना चाह रहा है और क्या समझाना चाह रहा है। ठीक है ना, मेरी बात को सुनना, अंकित आपसे क्या बोलना चाह रहा है और अंकित आपको क्या समझाना चाह रहा है, मेरे भाइयों बहनों माताओं। द कंडीशन इज दिस, कंडीशन हमारे पास कुछ ऐसा है कि अगर हम आपके सामने एक रूफ ट्रस की बात करें तो इस तरीके से हम, ये है इट, दिस इज द रूफ ट्रस, इंडस्ट्री बिल्डिंग के ऊपर दिस इज द रूफ ट्रस, ये हमारे पास रूफ ट्रस हमें दिखाई देता है। सबसे ऊंचा लाइन जो रूफ ट्रस का है, ये वाला पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज रिज लाइन, इसको हमने रिज लाइन बोला। ठीक है ना, ये हमने आपके सामने रिज लाइन बोल दी। सेंटर लाइन या हाईएस्ट पॉइंट जो होता है, इट इज अ रिज पॉइंट, और ये ऐसा अंदर तक जाएगा पूरा, तो इट इज कॉल्ड रिज लाइन, है ना। ये हमारे पास जो होता है, ये वाला जो हमें दिख रहा है ट्रस का ऊपर वाला मेंबर, इट इज कॉल्ड एज टॉप कॉर्ड, इसको टॉप कॉर्ड बोला जाता है। ये जो नीचे वाला दिख रहा है, इट इज सेड टू बी अ बॉटम कॉर्ड, ये बॉटम कॉर्ड है। ठीक है बच्चों, तो ये बात याद रखिए। इसके ऊपर जीआई सीट या फिर एस्बेस्टस कंक्रीट का सीट आप लोग रख देते हो, ये बात भी सबको अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक रूफ ट्रस इज गिवन, रूफ ट्रस हमारे लिए दिखाई देता है। अब मेरी बात को समझो, मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ, क्या डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने आपसे बोला ये जो रूफ ट्रस है, यहाँ से लाइन ऐसी अंदर जाएंगी, जो टॉप व्यू से हमें इस तरीके से दिखाई देंगी ब्लू कलर से। ठीक है ना, तो ये टॉप व्यू बनाया। तो एक्चुअल में ये जो टॉप व्यू से हमें दिखाई देंगी बच्चों, इट इज सेट टू बी, इसको हम आपके सामने बोलते हैं, ये जो ब्लू कलर से लाइन दिखाई दे रही है, इट इज कॉल्ड परलेंस, इनको परलेंस बोला जाता है। सो दीज लाइंस आर सेट टू बी अ परलेंस, इनको हम परलेंस बोलते हैं। इस बात को आप याद रखें। ठीक है ना, दीज लाइंस आर सेट टू बी अ परलेंस, इसको हमने परलेंस बोला। ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक हमारे ट्रस की जितनी भी विड्थ होगी, इट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ ट्रस, ये ट्रस का स्पैन कहलाएगा। अब जब इंडस्ट्री बनती है तो एक ट्रस हमने ऐसा बना दिया, कुछ लेंथ आगे एक ट्रस ऐसा बना दिया, टॉप व्यू से जब देखोगे तो मान लो एक ट्रस हमारे पास ये है, थोड़ा सा आगे दूसरा ट्रस था, तो दो ट्रस के बीच में जो डिस्टेंस होगा, इट इज कॉल्ड स्पेसिंग ऑफ ट्रस, इसको हम आपके सामने स्पेसिंग ऑफ ट्रस बोलेंगे। ठीक है ना, तो जो भी चौड़ाई होगी ट्रस का जो भी विड्थ होगा, इट इज कॉल्ड एज स्पैन ऑफ ट्रस, वो स्पैन ऑफ ट्रस कहलाएगा। और दो ट्रस के बीच का जो स्पेसिंग होगा, इट इज कॉल्ड एज स्पेसिंग ऑफ ट्रस, उसको मैंने आपके सामने स्पेसिंग ऑफ ट्रस बोल दिया। अब मेरी बात सुनो बच्चों, जब हम टाइप्स ऑफ ट्रस के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ रूफ ट्रस, डिफरेंट टाइप के रूफ ट्रस इज टू बी देयर। अगर हम रूफ ट्रस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, मैंने आपके सामने बोला इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रूफ ट्रस, अगर अपन रूफ ट्रस की बात करते हैं तो एक, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रूफ ट्रस, अगर अपन रूफ ट्रस के बारे में आपके सामने डिस्कशन करते हैं बेटा, तो याद रखिए, याद रखिए, ट्रस का मतलब होता है व्हेन वेरियस स्ट्रक्चरल मेंबर्स आर पिन जॉइंटेड टू ईच अदर, जब बहुत सारे स्ट्रक्चरल मेंबर एक दूसरे से पिन जॉइंटेड होंगे तो वो ट्रस कहलाएगा। ट्रस ऑलवेज भी कैरी अ एक्सियल लोड, ट्रस हमेशा एक्सियल लोड को कैरी करता है। नेक्स्ट बात याद रखिएगा, प्राइमरी शेप ऑफ द ट्रस इज ट्राइंगल, जो ट्रस का प्राइमरी शेप होगा, इट इज सेट टू बी अ ट्राइंगल, उसको हमने आपके सामने ट्राइंगल बोला। मैंने आपसे बोला वेरियस टाइप्स ऑफ रूफ ट्रस, बहुत सारे टाइप के रूफ ट्रस हो सकते हैं, जैसे किंग पोस्ट। किंग पोस्ट इस तरीके से किंग पोस्ट दिखता है, अप टू 6 मीटर स्पैन तक के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, हाउ ट्राइंगल 4 पैनल ट्रस 6 से 15 मीटर स्पैन के लिए यूज किया जाता है। क्वीन पोस्ट 6 से 9 मीटर के लिए यूज किया जाता है। तो ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रसेस टू बी देयर, आपको देखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज अ किंग पोस्ट अप टू 6 मीटर, क्वीन पोस्ट 6 to 9 मीटर, और एक और आप लोग पढ़ लेना अगर आपका मन है, इट इज कॉल्ड एज फ्रेंच ट्रस। तो जो फ्रेंच ट्रस हमारे पास होता है, फ्रेंच ट्रस यूज अप टू 9 मीटर, ये हमारे पास 9 मीटर यूज किया जाता है। एक हमारे पास कंपाउंड फ्रेंच ट्रस होता है, इट इज यूज अप टू 20 to 30 मीटर। इसके बाद एक और हमारे पास होता था, एक और हमारे पास है, जस्ट अ वेट, इट इज कॉल्ड एज नॉर्थ लाइट ट्रस 8 मीटर to 10 मीटर। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चार ही ट्रस है, एक है किंग पोस्ट, एक है क्वीन पोस्ट। ठीक है ना, एक हमारे पास क्या होता है, तो एक हमारे पास होता है किंग पोस्ट, एक हमें आपके सामने पढ़ना है क्वीन पोस्ट, एक हमें पढ़ना है फ्रेंच ट्रस। फ्रेंच ट्रस 9 मीटर, किंग पोस्ट 6 मीटर, और ये क्वीन पोस्ट 6 से 9 मीटर के लिए यूज होता है। इस बात को आप याद रखें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कंसेप्ट स्टूडी दिया। अब मेरी बात को सुनो सब बच्चों और समझो, पिच ऑफ द ट्रस, इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा 100%। पिच का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय पिच ऑफ ट्रस, आप लोग ने अगर क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपने पिच का क्वेश्चन अवश्य देखा होगा। अरे देखा है कि नहीं देखा, आप लोगों ने अगर ट्रस में पिच के क्वेश्चन लगाए होंगे, यानी ट्रस के क्वेश्चन देखे होंगे, तो आपके आपके सामने पिच का क्वेश्चन जरूर आया होगा। व्हाट इज द पिच, पिच क्या होता है ट्रस में, व्हाट डू यू मीन बाय पिच। तो पिच का मतलब होता है बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ, ये रेशियो होता है काय का, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द स्पैन, ये हाइट टू स्पैन का रेशियो होगा, तो इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ट्रस टू द स्पैन ऑफ द ट्रस। ट्रस का हाइट कितना है और ट्रस का स्पैन कितना है, इसका रेशियो इज कॉल्ड पिच डिस्टेंस। अगर आप जीआई सीट यूज कर रहे हो, इस पर आपने ग्लेवनाइज्ड आयरन का सीट लगाया है, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम पिच 1/6 होता है। अगर आपने एसी सीट लगाया है, एस्बेस्टॉस कंक्रीट सीट लगाया है, तो मैक्सिमम, तो
मिनिमम पिच 1/12 आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जनरली प्रेफर किया जाता है पिच 1/4 इफ स्नो लोड इज कंसीडर। अगर आप स्नो लोड कंसीडर कर रहे हो तो 1/4 आपको पिच कंसीडर करना पड़ेगा, और 1/6 आपको कंसीडर करना है इफ स्नो लोड इज नॉट नॉट कंसीडर, अगर आपने स्नो लोड कंसीडर नहीं किया। ये क्वेश्चन अभी अभी ताजा ताजा मध्य प्रदेश जेई में आया है, महाराष्ट्र जेई में आया था कि अगर स्नो लोड कंसीडर कर रहे हो तो व्हाट इज द मिनिमम पिच ऑफ द ट्रस, इट इज 1/4, ठीक है ना। 1/4 दैट मीन्स 1/4, ये 1/4 आता है, इस बात को याद रखिए। आई विल डिस्कस योर स्पेसिंग ऑफ ट्रस, मैं आपके सामने स्पेसिंग ऑफ ट्रस की बात करूंगा। स्पेसिंग हम बता चुके, किन्हीं भी दो ट्रस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इट इज सेड टू बी अ स्पेसिंग ऑफ द ट्रस, इसको हम स्पेसिंग ऑफ ट्रस बोलते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं। मैंने आपसे बोला द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव ट्रस इज कॉल्ड स्पेसिंग ऑफ ट्रस, किन्हीं भी दो ट्रस के बीच का जो स्पेस यानी कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस होता है, इट इज सेड टू बी स्पेसिंग ऑफ ट्रस। मैंने आपसे बोला द स्पेसिंग ऑफ ट्रस इज गवर्न्ड बाय द साइज शेप टू बी कवर्ड बाय रूफ, कितना साइज या कितना शेप रूफ के द्वारा कवर किया गया है, इट इज कॉल्ड एज स्पेसिंग ऑफ, ठीक है ना। स्पेसिंग डिपेंड करता है साइज ऑफ स्पेस टू बी कवर्ड बाय रूफ, रूफ के द्वारा कितना साइज ऑफ स्पेस आपने कवर किया है, इस पर स्पेसिंग डिपेंड करता है। ज्यादा बड़ा साइज होगा स्पेसिंग पास पास लेनी पड़ेगी, छोटा साइज होगा स्पेसिंग दूर दूर लेनी पड़ेगी। मैंने बोला इफ द स्पेसिंग इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रस में रिड्यूस बट कॉस्ट ऑफ पर्लेंस इंक्रीज। अगर मान लीजिए आपके पास स्पेसिंग, आपने क्या किया, स्पेसिंग को अगर दूर दूर कर दिया, और एक ट्रस यहाँ बनाया एक ट्रस यहाँ बना दिया, तो स्पेसिंग आपने बढ़ा दिया, तो उस कंडीशन में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो यानी कॉस्ट ऑफ ट्रस तो डिक्रीज हो गया, क्योंकि कम ट्रस में काम चल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर से जो दोनों ट्रस को जोड़ने वाली परलेंस होंगी ना, वो परलेंस आपको बहुत हैवी देनी पड़ेंगी, नहीं तो वो सेल्फ वेट के कारण बकल कर जाएंगी, बेंड कर जाएंगी, ठीक है ना। तो परलेंस का खर्चा बढ़ जाता है। मैंने आपसे बोला स्पेसिंग बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रस इज 3 मीटर टू 4.5 मीटर, और फॉर अप टू 15 मीटर स्पैन, अगर ट्रस का स्पैन 15 मीटर तक है तो उस कंडीशन में स्पेसिंग 3 मीटर से 4.5 मीटर होगा। स्पेसिंग बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रसेस 4.5 मीटर टू 6 मीटर हो सकता है, अगर स्पैन 15 से 30 मीटर तक है। और मैंने आपके सामने बोला फॉर स्पैन मोर देन 40 मीटर, अगर स्पैन 40 मीटर से ज्यादा होता है तो स्पेसिंग 12 मीटर से 15 मीटर तक होती है, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखिए, लेकिन इस केस में क्रॉस परलेंस का यूज करना पड़ेगा, यानी सीधी सीधी लाइन के साथ, सीधी सीधी रॉड के साथ साथ ऐसे तिरछे में भी हम रॉड डालेंगे, ठीक है ना, ताकि वो बेंड ना हो जाए। ये बात याद रखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बाकी अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ। नाउ सी हियर प्लीज, नाउ सी, हाँ, तो मैंने आपसे बोला लोडिंग, तो एक्चुअल में जनरली चार तरीके के लोड आते हैं। द फर्स्ट इज डेड लोड, नेक्स्ट इज इम्पोज लोड, इम्पोज लोड के अंदर लाइव लोड वगैरह आ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है विंड लोड, और फिर हमारे पास होते हैं अदर्स लोड। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ। मैंने आपसे बोला डेड लोड की अगर हम बात करें, तो अगर आपने जीआई सीट का यूज किया है, ग्लैवनाइज्ड सीट, तो उसमें 85 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का डेड लोड लेना पड़ेगा, ठीक है ना। परलेंस, परलेंस, परलेंस का मतलब हमने बताया था ना अभी, जस्ट अ वेट, मैं फिर बता देता हूँ, जस्ट अ वेट प्लीज, मैं फिर बता देता हूँ परलेंस का मतलब। एक मिनट रुकना बच्चों, मैं बता रहा हूँ परलेंस। देखो, ये हमने ट्रस बनाया था बच्चों, ये हमने ट्रस बनाया था आपके सामने। तो ये जो ट्रस था, इस ट्रस में ये वाली जो लाइन है भाई, ये ट्रस अंदर तक भी तो जाएगा, ऐसा इसके ऊपर ही तो सेट रखोगे, तो ये लाइन नहीं निकलेंगी ऐसी, जो टॉप व्यू से हमें ऐसी दिखेंगी, ये ट्रस दिख गया, और ये ऐसी लाइन नहीं दिखेंगी सीधी सीधी भाई, एक ट्रस से दूसरी ट्रस, इसके ऊपर तो शीट रखोगे आप, इसके ऊपर तो शीट रखोगे, ठीक है ना। तो दीज आर दी पर्लेंस, ये पर्लेंस है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा चीजों को समझने और सुनने की कोशिश करेंगे मेरी प्यारे भाइयों बहनों माताओं। मैं अंकित जैन क्या बोलना चाहता हूँ, सो मैंने आपसे डेड लोड के बारे में बात कर रहा था। तो गैल्वनाइज्ड आयरन शीट की अगर हम बात करते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गैल्वनाइज्ड आयरन शीट, अगर हम गैल्वनाइज्ड आयरन शीट की बात करते हैं, तो इट इज 85 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का डेड लोड लेना पड़ेगा। अगर आप एस्बेस्टस कंक्रीट शीट का यूज करोगे तो 130 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का आपको डेड लोड लेना पड़ेगा। मैंने आपके सामने बोला अगर आप लैपिंग वगैरह कंसीडर कर लो, लैपिंग इन दी सेंस एक शीट के ऊपर थोड़ा सा लैप किया जाता है दूसरे शीट को, तो उस कंडीशन में वैल्यू ये होती है, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट इज वेरी वेरी आईएमपी, मैंने लिखा भी है, इट इज द इम्पोज्ड लोड दैट मींस लाइव लोड। तो ये हमसे बोलता है आईएस 875 पार्ट 2 इसको कवर करता है, आईएस 875 पार्ट 2 इसको कवर करेगा। ये बोला जाता है अप टू 10% स्लोप, अगर 10 डिग्री स्लोप, अगर हमारा जो स्लोप है वो 10 डिग्री तक है, तो लाइव लोड 0.75 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर कंसीडर कर लेना है। और मैंने बोला फॉर मोर देन 10% स्लोप, अगर 10 डिग्री स्लोप, अगर 10 डिग्री से ज्यादा स्लोप आपने प्रोवाइड किया, तो उस कंडीशन में वैल्यू होगा 0.075 माइनस 0.02 थीटा माइनस 10,
0.75 माइनस 0.02, थीटा माइनस 10, रट लो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट लो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना, किसी भी केस में आपका लाइव लोड 0.4 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। और एक बात और, थीटा का वैल्यू, थीटा इन द सेंस जो हमारे ट्रस का स्लोप है, थीटा का जो स्लोप है यानी ट्रस का जो स्लोप है वो कभी भी 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस पेज से अगर एक क्वेश्चन नहीं आया आपके एग्जाम में तो अंकित जन टीचिंग छोड़ देगा। इस पेज से नहीं, इन 4 लाइन से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया तो भैया टीचिंग छोड़ दूंगा, भैया टीचिंग छोड़ दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, समझ में आ रही है? तो ये हमें आपके सामने स्टील पढ़ना था, इसके बाद बहुत सारे सुंदर शब्दों में मैंने आपके सामने थैंक यू लिखा था। ठीक है ना, इतना स्टील वी विल कवर्ड, इतना सा स्टील हमें कवर करना था। ठीक है बच्चों, अब आप जाओ आराम से स्टील के क्वेश्चन लगाओ, अगर क्वेश्चन नहीं बने तो मुझे बताओ। ट्रस के पिच का मतलब होता है, ट्रस का पिच का मतलब होता है ट्रस का जितना हाइट है टू द ट्रस का जितना स्पैन है। तो हाइट और स्पैन का रेशो, इट इज कॉल्ड पिच ऑफ द ट्रस। ये हमारे पास ट्रस का पिच कहलाएगा, हाइट और स्पैन का रेशो, इट इज सेड टू बी अ पिच ऑफ ट्रस। हमने आपसे बोला अगर स्नो लोड आप कंसीडर कर रहे हो तो 1/4 आपको मिनिमम पिच लेना पड़ेगा। अगर आपने स्नो लोड कंसीडर नहीं किया है तो उस कंडीशन में 1/6 इज कंसीडर्ड एज अ मिनिमम पिच। पीडीएफ अभी भेज देता हूँ। क्या बोल रहे हो? हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स और सॉइल? भाई तुम्हें लगता है मेरी शक्ल देख के मुझे सॉइल आता होगा? बेटा स्टील के इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको वैसे भी कम स्टील आया है, जितना मैंने पढ़ाया है बस उतना पढ़ ले जाओ, काम खत्म है यार, क्वेश्चन वक्शन लगा लो, हो जाएगा। ऐसा अपन को छोड़ना कोई चीज नहीं। आपके सिलेबस में दिए कितनी सी चीजें हैं, मैं क्या ही इंपॉर्टेंट बताऊं उसमें से। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टील था। अब मैं पंकज सर से बात करता हूँ कि वो क्या चाहते हैं। अगर मान लो कि वो परमिशन देते हैं तो फिर अपन 2 दिन में सॉइल उड़ा देते हैं हवाबाजी में, क्या बोल रहे हो? ठीक है ना, मैं बात कर लेता हूँ। अगर वो चाहें तो मैं 2 दिन में उड़ा देता हूँ हवाबाजी में। ठीक, चलिए, थैंक यू, थैंक्स अर्जुन, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय। मकर संक्रांति की आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है भैया, पोंगल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और क्या बोला जाता है? मकर संक्रांति, पोंगल, और क्या? लोहरी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और भी 4 त्योहार रहते हैं ना। हाँ, बिहू, बिहू की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। सर एग्जाम आ रहा है, विश्व, देखो एक टीचर के लिए तो भाई सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि उसका पढ़ाया हुआ हर एक बच्चा अपनी सफलता को अचीव कर ले। और दुनिया के टीचर का तो नहीं मालूम, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, अंकित जन पैसों के लिए पढ़ाता है, पेल के पैसे लेता है, जहां पैसे नहीं मिलते मैं नहीं पढ़ाता। ये बात बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, यानी हम पैसों के बहुत लालची आदमी हैं। लेकिन मैंने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा अपनी तीसरी फैमिली माना है। एक फैमिली जो जो भगवान हमें देता है, हमारे मम्मी पापा दादा दादी, है ना, बड़े पापा बड़ी मम्मी चाचा चाची, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, ये सब भगवान के दिए हुए हैं, है ना। तो एक फैमिली वो है। एक फैमिली, आ, मेरी समझ से मुझे ऐसा लगता है कि एक फैमिली वो होती है जो हम खुद बनाते हैं, जैसे हमारे दोस्त, हमारे यार, हमारी गर्लफ्रेंड। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब एक वो फैमिली सबकी होती है जो भगवान नहीं बनाता, जो हम बनाते हैं। तो जिंदगी में सबकी दो फैमिली होती हैं, ठीक है ना। लेकिन एक टीचर एकमात्र ऐसा इंसान है जिसके पास 3 फैमिलियां हैं। आप भी तो हमारी फैमिली हो, यू आर अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। हम टीचर एक जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा अपने परिवार से दूर सिर्फ बच्चों के बीच यानी बीच में काट देते हैं, और मैं तो काट ही रहा हूँ, रोज लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, सो दिस इज द मेन कंसर्न। तो ऐसा कभी मत सोचना, विश तो उनको दी जाती है जो कभी कभार मिले और हम उनको बोल दें कि जाओ अच्छा हो जाए। अरे तुम तो हमारी फैमिली हो, फैमिली का बुरा कौन चाहता है? तो इसलिए विश का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए, थैंक यू, अच्छे से पढ़ो बच्चों, पेपर दो, और फिर अपन मिलते हैं। एई के एग्जाम में अच्छे से अपियर होना, एई बनाने की जवाबदारी अपनी, बस पढ़ना आराम से। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू।